मुसलमानों को जनाब रमज़ान मुबारक हो और ये रमज़ान जो है वो पाकिस्तान के लिए बरकतें लेकर आए। दूसरा जो आज एक और चांद चढ़ा है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का है, जो उनकी कैबिनेट अनाउंस हुई है। जरदारी साहब ने हल्फ लिया सदर का, और उनके सदर के हल्फ लेते साथ ही जो पुराना पाकिस्तान था वो वापस आ गया। वो पुराना पाकिस्तान जो 2018 में तहतेक कर दिया गया था, अच्छा था, बुरा था, या बहुत बुरा था, या बहुत अच्छा था, रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं तो एक फैक्चुअल पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पुराना पाकिस्तान जिसमें पावर जो थी वो वन वे और दी अदर वे जो थी वो सिर्फ दो रवायती पार्टीज़ के पास थी, जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो पुराना पाकिस्तान सर जरदारी साहब के हलफ लेने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उससे पहले PMLN तो वैसी पावर में आ चुकी, पंजाब में भी और फेडरल में भी, जिस तरह भी आई, धांधली की गूंज में आई, धांधली के इल्ज़ामात में आई, हार के जीत की आई या जीत के हार की आई, लेकिन आ गई। तो नया पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब का, वो तो फ़िलहाल जो है अब वो रिवर्सल पे है। जिस तरह वो प्रोजेक्ट बनाया गया था, बहुत से लोग कहते हैं ये प्रोजेक्ट बनाया गया है पाकिस्तान के लिए। उस प्रोजेक्ट ने क्या दिया उस पर अब तारीख रायज़नी करती रहेगी इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट ने। और ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान को क्या देगा, उसकी हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो गई है, जब कैबिनेट ने आज हल्फ उठाया, प्राइम मिनिस्टर, सदर, ये सब आ गए। ये जो सिचुएशन सारी अब चल रही है, इसके अंदर इस हुकूमत के पास के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मैं अभी आप सामने अगर बता दूं 32-33 से ऊपर तो इस वक्त महंगाई की शरह चल रही है, और एक हफ्ते महंगाई की शरह में 1.11% का सबसे बड़ा इजाफा देखा गया है, और सालाना शरह जो है 32.39% एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो हो चुकी है। एक हफ्ते के दौरान प्याज फ़ी किलो 60 रुपये महंगा हुआ है, फ़ी किलो 60 रुपये, यानी कि टोटल 60 रुपये किलो है, फ़ी किलो 60 रुपये महंगा हुआ है। घी की कीमतें आप देख लें, टमाटर की कीमतें आप देख लें, आप सब्जियों को देख लें, आप फलों को देख लें। इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत को मैं ये कहूँ कि आते साथ ही शुरू कर दूँ कि ये तो इस काबिल ही नहीं है, ये तो ये नाहल हैं, ये कोई धांधली ज़्यादा मैंडेट है या ये सही मैंडेट है। अब इस हुकूमत ने सब कुछ करना है जो करना है, क्योंकि बाकी सब तो सड़कों पर हैं। और इस हुकूमत के लिए महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज ही ये सड़कों वाले हैं। कल लाहौर में, कराची में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धांधली के, मुबैना धांधली के ख़िलाफ़। उसमें उनकी क़यादत को पकड़ा भी गया और रिहा भी किया गया। उसमें उनके जो खोसा साहब थे उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया। फिर उनके जो बैरिस्टर साहब हैं वो गिरफ़्तार हुए, रिहा हुए। 6 के करीब FIR हो चुकी हुई हैं। आई थिंक शेर अफजल मुरव्वत वगैरह इनके नाम भी आ चुके हैं। तो इस हुकूमत के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ महंगाई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जो इस वक्त सराय पर एहतजाज है? और उस एहतजाज के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो उनका रिएक्शन है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली इस हुकूमत ने ये माने या ना माने इन दोनों चीज़ों को अब डील करना है। इकॉनमी जिसके ऊपर IMF का एक अजदहा बैठा हुआ है, उसके नीचे पाकिस्तान की आवाम है जो बहुत बुरी तरह पिसी हुई है ऑब्वियसली, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्रोटेस्ट। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, उन्होंने क्या फरमाया इस सारे मामलात पर, इससे अंदाज़ा होगा कितना बड़ा चैलेंज है मौजूदा कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त इस हुकूमत को लेकर चलाने के गर्ज से। उमर अयूब साहब को सुनवाएंगे। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। हमारा शो बड़ा खुशकिस्मत है, और वो भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि दूसरी दफ़ा वफाकी वज़ीर बन के आए हैं। बहुत वार्म वेलकम मुसद्दिक साहब आपको। और ये नहीं कि सामने बैठे हुए, इन्होंने इनकी जो PDM की जब गवर्नमेंट पहली दफ़ा बनी थी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो थी मुसद्दिक साहब की थी, जिस तरह उन्होंने रशिया को इंगेज किया और पेट्रोलियम के मामलात को देखा। अहमद अवैस साहब, बहुत वार्म वेलकम सर आपको भी प्रोग्राम में। आमिर लियास राना साहब आपको भी, और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अगर मुसद्दिक मलिक साहब आपसे ही शुरू कर लूँ आज का। सर, आपके नज़दीक ये सब चीज़ें तो हैं, मुझे पता है आप अज़म भी दोहराएंगे, शहबाज शरीफ साहब का कोई उसमें दो राय नहीं, उनका अज़म भी होगा, उनकी नीयत पे भी मुझे तो कोई रीज़न नहीं शक करने का, वो चाहते होंगे पाकिस्तान के मसाइल हल किए जाएँ। कितना बड़ा चैलेंज आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ को इंगेज नहीं किया जाएगा, उनकी राइटफुल डिमांड्स को नहीं माना जाएगा, उनको जिस तरह मैन हैंडल किया जा रहा है, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि बड़ी आहनी हाथों से वो निपटेंगी, उस अप्रोच को चेंज नहीं किया जाएगा, आपके लिए शायद मुल्क चलाना, इकॉनमी चलाना मुश्किल हो जाए। कितनी रियलाइजेशन है या नहीं है मुसद्दिक साहब? देखिए, आप
जब किसी के साथ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप आगे बढ़ते हैं और हाथ बढ़ाते हैं, और बहुत सी टेंशन्स होती हैं। आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब पे हेरोइन का केस डाला, वो इंजीनियर कमरुज़्ज़मा को उठा के ले गए इलेक्शन से ज़रा पहले, 27 साल कैद दे दी अब्बासी साहब को इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले। ये तमाम चीज़ें होती रहीं, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इसके बावजूद कि हमारी तकरीबन तमाम लीडरशिप 2-2, 3-3 साल जेल में रही, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हों, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हों, एहसन इकबाल साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, मरीम नवाज़ साहब हों, वगैरह वगैरह, लंबी गर्दान है, कोई 3 साल, कोई 4 साल। लेकिन जैसे ही हुकूमत, बल्कि जब नवाज़ शरीफ साहब आए तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में क्या कहा? शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया, बल्कि ओथ लेने से पहले क्या किया? इन गुड फेथ उन्होंने कहा ऐसा कीजिए कि आपका ये क्लेम है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, आपका ये क्लेम है कि आपकी सबसे बड़ी मेजॉरिटी, तो आप हुकूमत बना लें, और अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी में ये जो भी इलेक्शन में हुआ है आप उसको ख़ुद सुपरवाइज़ कर लें, उसका ख़ुद एनालिसिस करवा लें, और मुल्क जिन मुसीबतों में घिरा है उससे मुल्क को निकालें और लेकर आगे चलें। अब मेरा पीपल्स पार्टी ने क्या कहा? पीपल्स पार्टी ने कहा जी, मैं एक अगर जी आप कहिए। जी नहीं, मैं कहा मेरा सवाल ये कि ये आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं ये बड़े कठिन मरहलों से गुजरे। अब आप कितना ज़रूरी समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैन हैंडल ना किया जाए, उनको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, उनको इंगेज किया जाए, या आप बिल्कुल समझते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ जी कि कुछ ज़िम्मेदारी हमारी और कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो पीटीआई की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पहली स्पीच में कहा कि मैंने पहले हाथ बढ़ाया था, आपने झटक दिया, मैं फिर हाथ बढ़ाता हूँ। उन्होंने फिर झटक दिया, उन्होंने फिर दोबारा कहा कि आपने 2 मरतबा हाथ झटका, मैं फिर हाथ बढ़ाता हूँ, आप आइए मेरे साथ बैठिए और मुल्क की जो मसाइल हैं उनको हल करें। उसमें इलेक्शन भी है, उसमें तमाम चीज़ें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क का हल या पीटीआई की बात मानने का मकसद ये है कि हुकूमत को उल्टा दिया जाए या मुल्क को मुआशी तौर पे तबाह कर दिया जाए? IMF को उन्होंने खतूत लिखे, हम भी खतूत लिखने शुरू कर दें। मतलब क्या करें जब वो बात करने को तैयार नहीं हैं? वो IMF को ख़त लिख रहे हैं, वो एक ऐसी पार्टी को उठाते हैं जिसके पास कोई वो अराकीन की लिस्ट नहीं स्पेशल जो उन्होंने जमा करवाई हो, जबकि मौजूद हैं असेंबली के अंदर ऐसी जमातें जिनकी लिस्टें जमा हुई थी, ताकि ये जो कानूनी नुक्ता है इस पर भी झगड़ा ना हो। जब आप कुछ करने को तैयार नहीं तो फिर नतीजा क्या है? नतीजा है 2013 वाला। यानी रवैया क्या है? रवैया ये है कि PTV पे कब्ज़ा कर लिया जाए और SP की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए और उसको घसीटा जाए और हर तरफ आग लगा दी जाए और क्रेनों के ज़रिए पार्लियामान की दीवार तोड़ दी जाए और पार्लियामान के बाहर कब्रें खोद दी जाएं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटका दी जाए। यानी क्या किया जाए? या जब हाथ बढ़ा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं आइए बात कीजिए, और वो कहते हैं नहीं कि हमने तो सिर्फ सड़क पे जाके रोज़मर्रा के मामलात जो हैं उनको ख़त्म करना है, कानून को अपने हाथ में लेना है, ना हुकूमत बनानी है ना चलानी है। मैं दोबारा कह दूं, बना लेते ना, हम तो कह रहे थे कि बना लें ताकि आपकी सुपरविजन में ये सारा कुछ हो। वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो बच्चे होते हैं ना क्रिकेट खेलने वाले, तो जब वो अपनी बारी ले लेते हैं, आउट हो जाए तो वो विकेटें उठा के भाग जाते हैं कि अब ना मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। इस रवैये के साथ आप बताइए क्या करें? आप मुझे वो तरीक़ाकार बताएं। हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं आइए बात कीजिए, उसमें इलेक्शन भी है, उसमें पिछले इलेक्शंस भी हैं, मौजूदा इलेक्शन भी हैं, आने वाले इलेक्शंस का तरीक़ाकार भी है, जमहूरियत भी है, बिल्कुल ठीक है जी, है, मुआशी तरक्की भी है, गुर्बत मिटाना एक सवाल और है क्या? ऑन अ लाइटर नोट, खेलना ही नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट, बड़ा वेरी सीरियस क्वेश्चन, मोहसिन नकवी साहब ने कब ज्वाइन की PMLN? जी सर, आपके साथ बैठे हुए थे आज कैबिनेट में। नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने PMLN नहीं ज्वाइन की। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। अच्छा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ उनकी, क्योंकि बहुत कुछ अराकीन ऐसे हैं जिन्हें लेकर आए हैं उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे। और आपने देखा है कि पंजाब के अंदर जिस स्पीड के ऊपर उन्होंने काम किया और जितने काम उन्होंने किए थे, उससे साबित हुआ कि वो एक मुअस्सर आदमी है। और इस वक्त लेकिन देखिए सर, आई कैन अंडरस्टैंड चीमा है, पुराने ब्यूरोक्रेट थे शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन ये किसके उस पे आए हैं? मतलब पीपल्स पार्टी ने कहा है या आपने खुद सोचा है कि इनको पार्टी ना भी ज्वाइन की तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं इस? नहीं, मेरा मतलब है कि अलीम खान साहब भी वहाँ पे वो तो एक पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने आपको अलायंस किया हुआ था, आपके साथ एक पॉलिटिकल अलायंस था, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का अलावा आपको ये बता रहा हूँ कि वो लोग जी देखिए ना कि अब हमारे जो मुशीर आए हैं ख़जाने के, वो भी पहले किसी जमात में नहीं थे।
तो ये भी पहले किसी जमात में नहीं थे। उन्होंने एक बेहतरीन कारकर्दगी बैनुल अक़वामी सतह पे बैंकिंग सेक्टर में दिखाई, इकोनॉमिक सेक्टर में दिखाई, तो उन्हें लेकर आए ताकि इकोनॉमी की दुरुस्ती। आप लोग मुतमईन है कि जो कैबिनेट बनी है ये आपकी कैबिनेट है, आप इसको चला रहे हैं, इफेक्टिव कैबिनेट है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज ये बात बिल्कुल ठीक। अवैस साहब हाथ मिला लें इनके साथ। आप क्यों चाहते हैं कि उसी तरह आप वही काम करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई जाएं, पार्लियामेंट के बाहर कब्रें खोदी जाएं? एक नया मैंडेट आया है, आप प्रोटेस्ट करते रहें, पार्लियामेंट में कर लें, ज़्यादा अच्छा तरीका है। सड़कें ब्लॉक करेंगे तो पंजाब में मरीम नवाज साहिबा है, वो रूथलेस है इस वक्त आप लोगों के मामले में। तो सोचे सर, आप भी कुछ सोचे, मुल्क को आगे चलाना है कि नहीं? अवैस साहब क्या कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये है कि अभी डॉक्टर सदक साहब जो है बड़ी अच्छी हमेशा एक गुफ्तगू जो है इनकी मंजी हुई होती है, लेकिन आज वो मुझे डॉक्टर साहब नज़र नहीं आ रहे। आज वो कैबिनेट के मेंबर एक ऐसी कैबिनेट के मेंबर नज़र आ रहे हैं ज़रूर जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट है, जो जिसकी बुनियाद रिग्ड और इमोरलिटी के ऊपर है। चले बहरहाल ये आ गए हैं, इनसे तो एक बात ताल्लुक़ है और फिर वो अपनी अंदाज़ है उनका। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, आपने अभी मरीम नवाज़ की बात की, आपने भी इतने अरसे से आप एज एंकर पर्सन काम कर रहे हैं और देख रहे हैं बहुत, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक मीडिया में होता है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जनाब। कभी ये ज़ुबान सुनी है आपने किसी डिप्लोमेट से, किसी सियासतदान से? रूथलेस की ज़ुबान सुनी कि रूथलेसली इस्तेमाल लफ्ज़ जो है, ये रूथलेसली इस्तेमाल करने का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि ये सब लोग जानते हैं इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट कि ये रिग्ड इलेक्शन की बुनियाद पे इमोरलिटी जो है उसको क्रिएट करके और ये हुकूमत में आके बार जमान हो गए हैं, कब्ज़ा कर लिया। और खौफ है इनके अंदर कि आज नहीं तो कल अवाम उठेंगे और ये मूवमेंट और बड़ी इन्फ्यूरेट होगी, बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में ये अपनी असल मुकाम पे जा पहुँचेंगे। लिहाजा ऐसे शख्स में जब अंदर ऐसा खौफ होता है तो वो फिर रूथलेस तरीक़ेकार की तरफ आता है, क्योंकि वो अंदर के खौफ को दूसरे के ऊपर वो खौफ क्रिएट करना चाहता है। यही उनका एटीट्यूड है जो इस वक्त हमें नज़र आ गया। लेकिन ये याद रखिए, ये क्योंकि पूरी कौम के एक मैंडेट को चोरी किया गया है, ये किसी मैंडेट जो ओरिजिनल मैंडेट किसी को हुकूमत के इख्तियार कर देता है वो मैंडेट इनके पास नहीं है। और आइन का जो प्रियम्बल है ना, वो तो ये कहता है जी कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोग हैं जिनका चोरी करके ये ले गए हैं और इमोरलिटी की इंतहा पहुंच गई है। ये सारी दुनिया के जितने इस वक्त आप देखें हर जगह पे जो कंसर्न करते हैं, सर्वे करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, हर जगह पे ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात आम हो चुकी है। इसलिए हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, पीटीआई बिल्कुल इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी इस इशू के ऊपर। हाँ, इनको अगर ये ख्याल होता तो ये बाकायदा तौर के ऊपर ये कहते कि ये इसका इम्पार्शियली जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इलेक्शन वैसा इंक्वायरी हो तो रही है, ट्रिब्यूनल्स बन गए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी है सर इलेक्शन की। मुझे कहाँ, मेरी बात सुनिए ना, मैं सुनिए दो ट्रिब्यूनल, आप सुनिए, 2 ट्रिब्यूनल का मतलब है कि आइंदा 5 साल में ये आधा केस भी खत्म नहीं होंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं 2 ट्रिब्यूनल बना के? और इलेक्शन कमीशन जो है किस लाइन के ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं। और आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन के अंदर उनको वेबसाइट के ऊपर तमाम फॉर्म 45, फॉर्म 47 और 49 वो डालने होते हैं। उन्होंने 2 घंटे के लिए फॉर्म 45 जो हैं वो आए वेबसाइट पे और उसके बाद वो 2 घंटे के बाद वापस हो गए और 2 घंटे के बाद वो जो लोगों ने उसकी प्रिंट आउट निकाले हैं, इतनी ग्लेरिंग इरेगुलरिटी हैं और इलीगैलिटीज़ हैं और मैनिपुलेशन है कि वो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो वो सामने आ गई है बात सारी। बिल्कुल ठीक साहब। आप इस तरह से कहें कि इस तरह हुकूमत चलेगी
तो ऐसे हुकूमत नहीं चल सकती। बदर साहब क्या किसी सूरत नहीं है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान हो चुका है, मजीद होगा। जी मुसद्दिक साहब रिस्पॉन्ड कर दें आप, फिर मैं जाऊँगा। जी मैं सिर्फ 3 गुजारिशात इनके सामने करूँगा सर। पहली बात तो ये है, आपको ये इलेक्शन रिग्ड लग रहा है, इमोरल लग रहा है, तो 2018 का इलेक्शन क्या था जब रात को आरटीएस बैठ गया और सुबह को इमरान खान 2018 का इलेक्शन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो 13 का भी था। वो देखिए ना, ये तो ऐसा है जी वो ये तो ऐसा है कि जो भी आप करें वो उसका तो मुकाबला ही नहीं किसी चीज़ से, कि वो क्या रियासत मदीना में हो रही थी, आपने जो चोरी की थी वो क्या थी। जी। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक चोरी का मैंडेट लेकर आप आने के बाद आज उंगलियां उठा रहे हैं और आपसे हम मिन्नतें करते रहे कि आइए इलेक्शन का तरीकाकार ठीक कर लें। चलें ये एक बात हुई, 1 मिनट ठहर जाइए, बाकी 2 पॉइंट्स एक सर अहमद अवैस साहब बात तो कर लें। दूसरा आपने कहा जी रूथलेस, हमारा मतलब तो ये था कि अबव बोर्ड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन चलिए आपको रूथलेस जो है वो ज़बान बुरी लगी, तो जो खान साहब ज़बान बोलते थे ख़वातीन के मुतल्लिक, जो उन्होंने मरियम साहिबा के मुतल्लिक कहा, जो और जलसों के अंदर उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, ज़रा उस पर भी तबसरा फरमा दीजिए, क्योंकि रूथलेस तो इतना बुरा लफ्ज़ है, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ख़वातीन के हवाले से, बाकायदा जो उन्होंने कहा कि अगर कोई औरत ऐसे कपड़े पहने तो उसके साथ ये नहीं होगा तो क्या हो, यानी कमाल हो गई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, चलें इसको भी छोड़ दीजिए। तीसरी बात कर लेते हैं, किसी ने हेरोइन डाली, अभी तक किसी ने हेरोइन डाली, पकड़ा छोड़ दिया, रोका छोड़ दिया, किसी ने आपके ऊपर हेरोइन नहीं डाली। किसी ने पंखे, वो इमरान खान साहब ने तो जिम बना लिया दीवार तोड़ के जेल के अंदर भाई, और देसी मुर्ग उनको मिल रहा है, किसी ने उनका पंखा नहीं उतारा, किसी ने उनको जिच नहीं किया। लेकिन चलिए, किसी ने बाथरूम में कैमरे नहीं लगाए। लेकिन चलिए ये सारी बातें छोड़ते जाइए, आप आइए बैठिए बात कीजिए। पॉइंट आ गया सर, मैंने बात नहीं करनी तो आपने क्या करना है? तीनों पॉइंट्स आ गए, प्लीज भाई अपनी हुकूमत बना लेते ना, हुकूमत बना लेते अगर, तो ये सारी चीजें आप खुद करते। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए ओके, बिल्कुल ठीक सर, अब आपका पॉइंट आ गया। ये फिर जवाब लेना है तो फिर मुझे भी सुनिए। जो साहब अगर मुझे आप मेरे 2 और भी गेस्ट हैं, फिर मैं आपके पास लाजमी, आप रेस्ट एश्योर्ड रखें, इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें, आपके पास आऊँगा ही आऊँगा, आपसे बच के कहाँ जा पाएंगे सर हम। मज़हर अब्बास साहब, ये हुकूमत आपको बगैर पीटीआई को इंगेज किए हुए चलती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अलावा पीटीआई भी रहेगा और मॉरल लेजिटिमेसी भी रहेगी इस हुकूमत की, या नहीं रहेगी? मदर साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए अभी मैं दोनों अपने मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे तो वो पॉलिटिकल टेंशन बरकरार नज़र आती है और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो जाए। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरे नज़दीक वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। अभी मुसद्दिक साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि जी हाथ 2 मरतबा हाथ बढ़ाया, तीसरी मरतबा हाथ बढ़ाया। आप 1 मरतबा भी हाथ ना बढ़ाएं, आप सिर्फ वो इक़दामात करें जिन इक़दामात से लोगों का एतमाद और कॉन्फिडेंस आप पे बढ़े। आप जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अब उसको डिफ़ाइन कर लें पॉलिटिकल। कल जो लाहौर में लोग पकड़े गए, मुझे बताएं उनमें से किस आदमी ने टेररिज्म किया था? आप कैसे किसी पर टेररिज्म का केस बना देते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नेंस में आती हैं कि जिसने जितना प्रोटेस्ट किया आप उस पर वही केस बनाएंगे ना, सेक्शन 144 की वायलेशन का बना लेंगे और कोई वो कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर कोई गाड़ियों को आग लगा दी गई, तो बिल्कुल पुलिस जो है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना रास्ता लेती हैं, कानून अपना रास्ता लेता है। लेकिन अगर कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है, अब कल लियारी में पीटीआई ने एहतजाज किया, 50 पुलिस मोबाइल्स वहाँ मौजूद थी। लाहौर में एहतजाज किया, सलमान अकरम, लतीफ़ हुसैन सबको छोड़ दिया, बाद में पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? कोई राइट हो रहा था, कोई पॉलिटिकल राइट्स शहर में हो गए थे क्या? ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की बदनामी का बायस बनती हैं, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट। जब अपने आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तार करेंगे तो आप दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। जाहिर है ऑपोजिशन एजिटेशन करती है, प्रोटेस्ट करती है,
पीटीआई ने तमाम तर उसके बावजूद वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में गए, उन्होंने असेंबलियों में बैठ के भी एहतजाज किया। पहले भी हम यही बात करते थे कि असेंबलियों से को छोड़ के आना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट्स का इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है या मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है या मुराद अली शाह की है, सरफराज बुगटी की है या अलीम अमीन गंडापुर की है, लोगों को गवर्नेंस चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क है, सीरियस क्वेश्चन मार्क है। अगर जिस तरह लेकिन बदर साहब 2018 में भी इलेक्शन पर एक क्वेश्चन मार्क था, मामला चलता रहा, तो ये भी चलता रह सकता है ना कि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। वही देखिए 2018 में भी प्रोटेस्ट हुआ था ना, लॉन्ग मार्च भी हुए थे। 2018 में क्या मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं कहा था कि हमें असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए? जी जी। उसके बाद कोई 3 लॉन्ग मार्च हुए, ये सारी चीज़ें हुई ना, लॉन्ग मार्च भी हुए, सारी एहतजाज भी हुआ, बाद में पीडीएम खुद डिवाइड हो गई, पीडीएम और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक। कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसको ज्यादा टॉलरेंस शो करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सर। गवर्नमेंट ऑफ द डे या मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स के लेवल पे इस तरह की जबान लेकिन नहीं वो इस्तेमाल अवैध साहब का आर्गुमेंट डिफरेंट है, आपका ये पॉइंट आ गया। अवैध साहब जो कह रहे हैं, जो मैं समझाऊं और वो मैं आमिर साहब के आगे रखना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि ये इनमें टॉलरेंस की कमी शायद इसलिए है कि ये समझ रहे हैं कि ये धांधली करके आए, ये जीते हुए नहीं है, तो ये मूवमेंट इनके खिलाफ ज़्यादा जोर ना पकड़ जाए। तो आमिर साहब, एक तो क्या आप इसको बाय करते हैं आर्गुमेंट को? दूसरा कि पंजाब में जिस तरह के बयान दिया मरियम साहिबा और जिस तरह कल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको जिस तरह उन्होंने टैकल किया, गिरफ्तार किया गया लोगों को, FIRs हुई, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा का एक रुथलेस किस्म का एटीट्यूड जो है वो मामले को सही रखेगा या मामले को बिगाड़ देगा इस हुकूमत के लिए? क्योंकि इस हुकूमत ने गवर्न करना, ना कि लड़ाई लड़नी है सड़कों के ऊपर। आला इखलाकी रिवायात के मुताबिक मदर साहब ने आपको सारी बातें बता दी कि कैसे होनी चाहिए। आपको मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ तजर्बात बता दिए कि जो 2018 का इलेक्शन था उस पर अवैध साहब का जवाब आ भी गया, आ भी जाएगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने हैं। लेकिन ये जो रुथलेस का वैसे लफ्ज़ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरूम यूज़ किया करते थे करप्शन के बारे में, ये मैंने उनके मुंह से कई दफ़ा सुना। यहाँ पे ये आ रहा है अब पॉलिटिकल अपोनेंट्स के हवाले से कि जो मादराई करेंगे। कुछ 2 चीज़ें आप और हमें जहन में रखनी चाहिए जी। जब इमरान खान साहब ने 2014 के धरने दिए थे और वो आगाज़ धांधली का इसी तरह शुरू किया गया था, इस बात को जब तक आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि गुफ्तगू मरियम नवाज़ किस पैराए में कर रही हैं, एक्शन किस पैराए में हो रहा है, कि आप प्यार मोहब्बत करते रहे, बनी गाला नवाज शरीफ चले गए इमरान खान के पास कि बैठ के बात कर लेते हैं। आखिर में क्या हुआ, जुडिशल कमीशन बना सारे धरनों के बाद, उसमें से क्या निकला कि जी मैंने तो वो पॉलिटिकल बयान दिया था 35 पंक्चर्स का। ये हमें आपको जहन में रखना चाहिए। जब मरियम नवाज़ आई हैं, उनको आप पर्सनल गुस्से से देख लें एक दफ़ा कि लोग कहते हैं जी कब अरेस्ट किया उनको, उनकी बेटी के साथ उनके सामने और अपने बाप के सामने लाहौर की जेल में जहाँ अहमद अवैध साहब होते हैं वहाँ पे पकड़ा गया। क्या ये आला अरफा इखलाकी रिवायात कायम हो रही थी? अब आप कहेंगे कि जी दोबारा कायम होंगी। पाकिस्तान के अंदर बदले लिए जाते हैं हमेशा से सियासी तौर पे। अब अगर ये ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ जाएंगे तो वो बताते हैं कि जी जब हमने आपको तमाम रास्ते दिए, मैं मुसद्दिक मलिक साहब की वो जो 3 दफ़ा की ऑफ़र है शहबाज शरीफ की, जो उन्होंने पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म बन के एक फुसफुसा सा खिताब जिसे हम कहते थे, हमें तो बड़कों वाले वज़ीर आज़म के खिताब की आदत हो गई थी कि ओ ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? मुल्क की ऐसी की तैसी फेर दिया, IMF का मुआहदा तोड़ के सब कुछ जो भुगता सब कुछ किया। अब मुझे बताएं कि ऐसे मौके पे जिस मरियम नवाज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि वो ज़ाती पर्सनल एंगर में है, उन्होंने अपने बाप का भी वज़ारत उज़्मा का तजर्बा देख लिया, मोहब्बतें प्यार की, इखलास की, सियासी रवादारी की, उन्होंने सारी रुतलेस होने के अलावा बदले में इमरान खान साहब ने जो एक मिनट, वो जो बात कह रही हैं ये जहन में रखिएगा कि 9 मई उसके बाद हुआ, इस सब के बाद, जब PTI के लोग और लीडर्स, वो सज़ाएं होती हैं नहीं होती, वीडियोस मौजूद हैं लाइव कि वो लोग गए वहाँ हमले किए। खान साहब ने कहा अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कहाँ जाएंगे, और एक साहब ने कहा हम 9 मई 10 दफ़ा करेंगे। ऐसे पे आपको, और आप जिस मोहसिन नकवी का पूछ रहे थे बार बार, मैं आपको बता देता हूँ ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है कैबिनेट के अंदर। मुसद्दिक मलिक साहब नहीं कह रहे, मैं कह देता हूँ ना, वो जिस इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से से एक निगरान वज़ीर बने थे, निगरान वज़ीर आला बने, वो पॉलिसियाँ अब आपको और तेज़ मुतहरिक नज़र आएंगी। वो कम नहीं होने जा रही 9 मई के बाद।
फार्मेशन कमांडर्स की 2 प्रेस रिलीजें देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीजें देख लें, हालिया देख लें, तो आपको इन सब को मिला के मरियम नवाज के बयान को देखने का कि स्टेट ने काम करना है। अब आप सियासी रवादारी में मुल्क की धरनों में ऐसी तैसी करा लें, या आपको फैसिलिटेशन काउंसिल में जो दुनिया देख रही है कि यहाँ थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी बनाएं। अब इमरान खान साहब के लिए लोग लिख रहे हैं कि जी उनके हुजूर पेश हो जाएं, जाके बात कर लें, गिड़गिड़ाएं, बात करें, दोबारा कर लें, वो नहीं मानते फिर बना। भाई कहीं तो होगी ना कोई बस के जी, कहीं आप बातचीत, आपकी पार्लियामेंट में 92 लोग आ गए, ठीक है, अब आप उनके जरिए बात कर लें, ना निकले फिर आप सड़कों पे आने का जवाब भी रखते हैं। स्टार्ट में आप थोड़ा सा इस सारे बैकग्राउंड को देखेंगे तो मरियम नवाज की गुफ्तगू भी समझ आएगी, ठीक है सर। और अब आपको मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला बनता हुआ नजर भी आएगा। वो तो आपने अच्छा क्लियर कर दिया, हमें नहीं पता था, चल रहा था कि क्या वजूहात है, मुसद्दिक साहब को नहीं पता था, लेकिन क्योंकि बाखबर है आमिर भाई। अच्छा, आप रोटी को चोची कहते हैं। उन्होंने भाई रोटी को चोची जब फेडरल मिनिस्टर जो है मानने बताने को तैयार नहीं थे और उनका तजिया मुख्तलिफ है, तो मेरी भाई ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है भाई, इंडिया की नहीं है। आप और हम अदलिया पाकिस्तान की है, किसी वक्त में वो किसी के साथ बैठते हैं, कभी कहीं जो हुकूमत वक्त होती है उसके साथ वो चल रहे होते हैं। बस ये है कि आप और हम अगर जो है ना चलाने के लिए किसी भी सिस्टम में तनकीद करना रहे तो हम क्या करेंगे? सियासी पार्टी आप ज़हन में रहे, फैसिलिटेशन काउंसिल ने काम करना है, हाँ बिल्कुल उसी ने काम करना है। ये मैं आपसे अगले हफ्ते आ रहा है, करना उन्होंने ज़हन में रखिएगा। बस उन्होंने करना तो पता नहीं फिर कैबिनेट ने क्या करना है। पॉइंट अकेले वो नहीं कर सकते। मैं आपसे एग्री करता हूं। अगर आप ये सोचते हैं ना अकेले यहाँ पे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ नहीं कर सके, आपको सबको बिठाना होगा, रास्ता बनाना होगा। अवैस भाई आप भी थोड़ा, अवैस साहब रोड पे आएंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे घुटने पे बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अवैस साहब थोड़ा आप भी हाथ हल्का रखें। आपको समझ आना चाहिए कि मरियम साहिबा के साथ जो एक पर्सनल ट्रेजेडीज हुई, फिर 9 मई उन्होंने देखा, फिर उनके अपने साथ जिस तरह जेल और जिस तरह उनके वालिद ने इतना रिकनसाइल करने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से, लेकिन नहीं, अब वो रूथलेस, आपको समझ आना चाहिए कि रूथलेस, अब आपने कोई चॉइस नहीं छोड़ी उनके लिए, तो और रूथलेस ना हो तो क्या करें? आप भी कुछ समझ जाए यार वैसा साहब। मैं अभी आप वक्त देना मुझे। जी आपको, आपके पास ही वक्त है सर बात करने के लिए, तो फिर जी फरमाएं। देखिए बात यह है कि रूथलेस वाली बात जो है, हम तो 9 मई के एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान से भी नहीं डरे हमने, क्योंकि झूठ था और झूठ को साबित कर दिया पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलके कि ये झूठ था। जो लोग पकड़े गए हैं, जायज़ पकड़े गए हैं, उनको ज़रूर सज़ा मिले, लेकिन जिनको झूठा प्लान किया गया था वो पाकिस्तानी कौम ने भी साबित कर दिया कि झूठ था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि ये 9 मई का वाक़या जो है ये दफन हो गया। ये ऐसे नहीं कह दिया, ये शहबाज शरीफ ने फ़ौज को भी बदनाम किया ये काम करके। पाकिस्तान की पहले इकॉनमी तबाह की, फिर आर्म फोर्सेस को अवाम की नज़र में बदनाम किया। ये 2 बड़े काम जो हैं उन्होंने कर दिए हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ। हम ये कहते हैं कि जब तक आयन के साथ हम सिंसियरली उसके साथ खड़े नहीं होंगे, जब तक आयन को हम जायज़ तौर पे जो तरीक़ेकार है आयन के मुल्क में चलाने का, रूल ऑफ लॉ के लाने का, और ख़ास तौर के ऊपर वो अदारे जो पाकिस्तान में तमाम अदारे जो हैं वो आयन के अंदर कसम उठाई हुई है उन्होंने, और अपनी कसम के ऊपर जब तक वो पूरे नहीं उतरेंगे मुल्क में कभी अमन नहीं होगा, डेस्पोटिज्म का राज होगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट यही यहाँ पे हो रहा है इस वक्त। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं अभी नहीं आया। अच्छा, फिर ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, अगर अभी पॉइंट नहीं आया जरूर आपको पूरा टाइम मिलेगा अवैस साहब। ब्रेक एक लेता हूँ, और सारी बात ही आपने तो शहबाज शरीफ पे डाल दी 9 मई की भी। चले एक ब्रेक लेते हैं जी। नई हुकूमती शहबाज शरीफ साहब की मंजर आम पर आई है, कैबिनेट आई है, और आज उसका पहला इजलास था। उनके चैलेंजेस पे गौर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अवैस साहब आप कह रहे थे कि आपकी बात कंप्लीट हुई, काइंडली कंप्लीट कर ले, फिर मुसद्दिक साहब की तरफ जाऊँगा मैं। जी सर। जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये उसके अंदर प्रोविजन मौजूद है एक लॉफुल प्रोटेस्ट की। ये फंडामेंटल राइट में शामिल है कि एक आदमी जो है, एक ग्रुप जो है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी हो, वो फंडामेंटल राइट्स में आप पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर आप रूथलेस के लफ्ज़ इस्तेमाल करके और रूथलेसली उनके ऊपर आप चार्ज करें, ठीक है, और उनको झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जाए उसके अंदर। जैसे अब वो एंटी टेररिज्म कोड के तहत उनके अंदर उनको मुकदमात करके उनको सैकड़ों लोग जो हैं गिरफ्तार कर दिए, इन्होंने रखे हुए हैं। ये किसको, ये टेरराइज किसको कर रहे हैं?
ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हमने तकलीफें देखी हुई हैं, बिल्कुल ठीक और है हम सर, इनसे टेरराइज नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक सर, थोड़ा फास्ट चलना है मुझे भी। सर साहब, बात ये है कि एक तो आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको हल करने के लिए मसाइल पीटीआई को साथ लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा ये भी सोच हो सकती है आपकी कि अगर ये बाहर आ गए, इमरान खान हो गए या ये लोग इफेक्टिव हो गए, तो हम माइनस हैं, क्योंकि उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। इमरान खान का इम्पैक्ट हो सकता है, इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है, इनकी प्रोटेस्ट की वो हो सकती है, वॉट एवर। तो आप किस तरह देख रहे हैं, या कोई थर्ड ऑप्शन भी आपके जहन में? क्योंकि मुल्क तो फिलहाल आपने चलाना है, अब आपके हाथ में भाग दौड़ है। अब ऐसा जितना ही प्रोटेस्ट करते रहे, चलाने वाले तो आप ही हैं। अब कामरान साहब तरीका बताएं ना, यानी मैं यहाँ बैठ के दावत दे रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में उन्होंने दावत को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हम इनसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कैसे सियासतदान हैं? आप पार्लियामान में बैठे हुए हैं, और पार्लियामान में बैठे हुए सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो भाई किससे बात करेंगे? आप आज भी के एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर सियासतदान है, अगर जी बात तो कर लेने दे भाई, मैं सऊदी साहब कंप्लीट कर लें। आप कर लें बेशक, बात कोई हर्ज नहीं। साहब कंप्लीट कर लें। बात ये है कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं, सियासत के ज़रिए चीज़ों का हल ढूंढना चाहते हैं, तो आइए बात करें ना। अब हम हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा हाथ बढ़ाए। अभी प्रोग्राम में आपको ऑफ़र किया, आपने भी, आपके बॉस ने भी झटक दिया, आपने भी झटक दिया। आपने कहा इनसे कौन बात, तो किनसे करेंगे आप बात? उनका नाम बता दें कि हम इनसे बात करना है। बता तो आप देते हैं, लेकिन वो आपकी सुनते नहीं हैं। तो आप बार बार कहते हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे। अरे भाई, किसी से तो बात करेंगे या सिर्फ आग लगाएंगे? मैंने तो पहले आपको कहा हुकूमत बना लेते ना। अवाम के पास वोट मांगने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मसाइल को हल करने के लिए। तो जब आपको हम दावत दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो बना लेना हुकूमत, और हर चीज़ की खुद लीडरशिप लें। इलेक्शन के रिजल्ट्स की भी लीडरशिप लें, उसको भी ठीक करें, इलेक्शन के प्रोसेस को भी ठीक करें, मईशत को भी ठीक करें। या आपने सिर्फ आग लगानी है, सिर्फ मुल्क को गारत करना है? कभी मुआशी बैंक्रप्सी के लिए ख़त लिख देते हैं, कभी आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये पार्टियां थीं इतनी ज़्यादा, आपने क्यों एक पार्टी चुनी जिसने लिस्टें नहीं जमा करवाई? अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट। अरे भाई, किस किस पे चीज़ पे करेंगे? हमारी दावत ये है, इन्हें प्रोटेस्ट करने दें सर, इनका राइट है प्रोटेस्ट करना। अगर ये वायलेंस नहीं करते तो आप इतने घबराते क्यों हैं इससे? करें आप रूथलेस क्यों? वायलेंस जी नहीं, कोई मसला नहीं। रूथलेस इस वजह से होते हैं कि आप तरीक़ाकार के ज़रिए आइए। और इन्होंने अभी दहशतगर्दी का जिक्र किया, तो मेरे ऊपर इन्होंने 2 मुकदमात करवाए थे दहशतगर्दी के। उस दिन कहाँ थे अहमद अवैस साहब? उस वक्त शायद इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे पीटीआई में ये। तो उस वक्त क्या था, वो दहशतगर्दी के पर्चे जो थे वो ठीक थे, क्योंकि हम तो दहशतगर्द हैं, मैं तो दहशतगर्द हूँ। और आज के जो पर्चे वो पुलिस कर रही है वो सही हैं। ये क्या बात है भाई? पॉइंट आ गया सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो कानूनी तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर करे, मगर कानून को अपने हाथ में ना ले। और यही मरियम साहब ने कहा। बिल्कुल ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, आपको नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ जो मांग रही है इस गवर्नमेंट से, वो इनके पास देना पॉसिबल? वो चाहते हैं सियासी कैदी रहा हो, वो चाहते हैं इमरान साहब बाहर आए, वो चाहते हैं इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो फौरी तौर पे जो है वो वही हो जाए जो कि वो समझ रहे हैं कि इस तरह धांधली हुई है। ये इख्तियार में भी है नून लीग के जो वो मांग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो एक इम्पॉसिबल डिज़ायर, इम्पॉसिबल विश लिस्ट है जिसका मकसद ये है कि सिर्फ ये हुकूमत ना चले? देखिए कामरान, अगर चीज़ें करना चाहें, हुकूमत करना चाहे, तो बहुत सी चीज़ें विदाउट इवन टॉकिंग टू पीटीआई आप कर सकते हैं। मसलन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जिस तरह मैंने बात की, प्राइम मिनिस्टर एक लेटर लिख दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तादाद बढ़ा दी जाए। क्या इसमें कोई ख़राबी है? क्योंकि अगर कोई ये क्लेम करता है कि धांधली हुई है तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के थ्रू जाएगा ना। लेकिन अगर पूरे इलेक्शंस के लिए 2 या 4 ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे तो उससे जाहिर है मदर साहब, शहबाज शरीफ साहब को सूट करता है ये कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दी जाए, क्योंकि जितने रिगिंग के इल्ज़ाम है वो तो उनकी पार्टी पे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने की होगी, वो तो चलेगा पता जब सामने आएगी, लेकिन उनको सूट किस तरह करता है कि ऐसा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्दी जल्दी बने जिसमें उनकी सीटें कम होने के चांस 50% है, 50-50 है। हाँ कामरान, अगर मुझे ये एतमाद है कि मैं फेयर इलेक्शन के ज़रिए आया हूँ, तो मैं कभी भी हिचकिचाऊंगा नहीं ट्राइब्यूनल बनाने में। मैं कहूँगा 4 कहते हैं 8 ट्राइब्यूनल बना लें। मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा कि जी इसके फैसले जो कि लिखा भी हुआ है
कि ट्राइब्यूनल के फैसले 4 महीनों के अंदर अंदर होने चाहिए। आप कहें 3 महीनों में फैसले करें आप। अगर मैं मुझे पता होता है ना सबसे ज़्यादा कि मैं इलेक्शन सही बेनिफिशियरी है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं। अगर मैं सही तरीके से जीता हूँ, देखिए माजी की जब हम बात करते हैं तो माजी भी बहुत तल्ख है, जो मुसद्दिक मलिक भी बात कर रहे थे, आमिर इलियास राना भी बात कर रहे थे, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों या हनीफ अब्बासी हों, केसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन जिस अंदाज में चीज़ें हुई थी वो इंतहाई काबिल मजम्मत थी। लेकिन आपको तो फिर एक मिसाल कायम करनी है ना। बिल्कुल ठीक सर। अगर आप मिसाल कायम करके आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ठीक, तो आप वोटर को और अवाम को एक अच्छा मैसेज देंगे। अगर आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करते हैं, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल टॉलरेंस शो करते हैं, तो ये आपके हक में जाएंगी बातें, ये आपके खिलाफ नहीं जाएंगी ये बातें। अगर आप असद तूर और इनके मामले में या पैका जिस तरह एफआईए इस्तेमाल हो रही है, अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो ये बातें आपके हक में जाएंगी। सर आपका ये पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, हमारी मसला ये कि हम रिवेंजफुल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आमिर इलियास राना साहब, ये हौसला कर सकती है शहबाज गवर्नमेंट के जी ट्रिब्यूनल्स तहरीक इंसाफ को राम करने के लिए या उनको काम डाउन करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद में इजाफा करिए, आपको लगता है कि नहीं मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस ही ना हो ट्रिब्यूनल का रिजल्ट क्या आएगा? मुझे ये बताएं कि ट्रिब्यूनल बनाने किसने हैं? रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने। जज देने किसने हैं? हाई कोर्ट्स ने। मैंने और आपने नहीं देने। उन्होंने लिखा, इलेक्शन कमीशन ने, चीफ जस्टिस साहिबान ने ही मेरे हिसाब से ट्रिब्यूनल बनाने होते हैं। वो आपने और मैंने बैठ के यहाँ बहस में नहीं बनाने। वो जजेस के सामने मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं। आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार हुआ करते थे, उन्होंने इमरान खान की रिकाउंटिंग रोक दी थी कि बस इलेक्शन हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, और स्टे दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का। जब हम बात करते हैं तो हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी कि वो जो जीत के आए थे, वो एतमाद के साथ आए थे, वो बहुत ठीक जीत के आए थे 2018 में, तो वो भी ये सब कुछ कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों मुदाखलत करना पड़ी? जो कैंपेन चला रहे थे चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार साहब, शेख रशीद के हल्के में भी जा रहे थे, वो कहीं शहद पकड़ने के लिए शर्जील मेमन के हॉस्पिटल में पहुंचते थे और फिर इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि कंप्लेंटेंट बनते, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के सामने चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ता, जो एक जज के मुंह पे फ़ोन फेंक के आ गए थे। मतलब वहाँ उस वक्त ये हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बादशाह एक चीफ जस्टिस की है। आप और हम क्या चाहते हैं कि जो मुझे पसंद है मैं वो बोलूँ, जो आपको पसंद है वो। तो हमें फेयर बात करनी चाहिए कि भाई आप पार्लियामेंट में आ चुके हैं, आप पार्लियामेंट के जरिए ये सारी डिमांड मनवा सकते हैं। आप IMF में फेडरल गवर्नमेंट ने आपसे हेल्प लेनी है, KP में आप वहाँ पे अपना पूरा केस रख सकते हैं कि भाई जो हमने खत लिखा था चले हो गया, वो तो हमें कोरा जवाब आ गया, टका सा जवाब आ गया, लेकिन हम आपको तब हेल्प करेंगे जब आप हमारे ये इश्यूज हैं इसके लिए कोई कमेटी बना दें। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपको करना है कुछ, अगर ये करेंगे तो आप जब ये सारी चीज़ें छोड़ के मैदान से भागे, मुझे ये बताएं कि क्यों हम ये मुतालबा ना करें कि जी फिर आप पार्लियामेंट में बैठें। अब आप और मैं, मदर साहब की बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो चीफ जस्टिस ने जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स नहीं देंगे रिटर्निंग अफसर बनाने के लिए, तो मैंने और आपने मजबूर कर लिया था उन्हें या नहीं कर लिया था? यही सियासतदान सबसे ज्यादा अदलिया को गालियां देते थे कि जनाब इन्होंने। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक में सवाल छोड़े जा रहा हूँ अवैध साहब के लिए कि अवैध साहब किसी पे आपको एतमाद है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कोई मुख्तसरन जवाब देना आपने, या आप समझते हैं कि बस स्ट्रीट प्रोटेस्ट के जरिए ही मसला हल होगा? एक ब्रेक के बाद जी। वैसे अवैध साहब का जवाब तो मुझे पता है, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया और मैं उनके बिहाफ पे वो जवाब बता नहीं सकता आपको। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।